हेलो एवरीवन। आज हम कोस्ट का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 6, कोस्ट शीट। कोस्ट शीट क्या होती है? ए कोस्ट शीट और ए कोस्ट स्टेटमेंट इज ए डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स ए डिटेल्ड कोस्ट इंफॉर्मेशन। कोस्ट शीट एक डॉक्यूमेंट है जो कि कोस्ट का हमें एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, कि कोस्ट कहाँ से आई, कहाँ पे कितनी कोस्ट हमें इनकर हुई है, वो सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, कंपनी कोई भी कोस्ट शीट क्यों बनाती है? क्योंकि उसको कोस्ट कंपैरिजन करने के लिए कोस्ट शीट की हेल्प मिलती है। किसी भी प्रोडक्ट के सेलिंग प्राइस तक पहुंचने के लिए कोस्ट शीट सफिशिएंट हेल्प प्रोवाइड करवाती है। इसी वजह से कंपनी कोस्ट शीट प्रिपेयर करती है। ठीक है, अब प्रोडक्शन के अंदर कोस्ट कई तरह से काफ़ी अलग अलग तरीके से कोस्ट इनकर होती है। जैसे मटेरियल के बेस पे कोस्ट हमारी इनकर होती है, लेबर के बेस पे होती है, और कुछ एक्सपेंसेस से कोस्ट हमारी इनकर होती है। इन तीनों के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके के आइटम्स पाए जाते हैं। जैसे डायरेक्ट मटेरियल भी होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल भी होता है, डायरेक्ट लेबर भी होती है और इनडायरेक्ट लेबर भी होती है। इसी तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इन मटेरियल, लेबर और एक्सपेंस तीनों के जो डायरेक्ट आइटम्स हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस, इन तीनों को मिला के प्राइम कॉस्ट बनती है। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल ये है कि जो डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने के लिए जो डायरेक्ट हमारा मटेरियल यूज़ होता है। ठीक है, जैसे हम मान लो टेबल बनाते हैं, टेबल के लिए जो लकड़ी है वो हमारा मेनली डायरेक्ट मटेरियल होगा, और जो वर्कर है उस टेबल को तैयार कर रहा है वो हमारा डायरेक्ट लेबर होगा। और जो एक्सपेंस उस टेबल को बनाने के लिए, पर्टिकुलर टेबल को बनाने के लिए जो यूज हो रहे हैं, जो एक्सपेंस हो रहे हैं हमारे, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर आइडेंटिफाइड नहीं हो पाता, कांट मेजर इजीली, नॉट इजी टू क्वांटिफाई। उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते आप कि कितना मटेरियल, कितने रुपए का मटेरियल है जो हमारा यूज़ हुआ है उसके अंदर, एक्सेप्ट डायरेक्ट मटेरियल। उसको हम इनडायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। जैसे टेबल के अंदर लकड़ी को छोड़ के हमारे पास मान लो टेबल बनाने के लिए फेविकोल यूज़ होता है, हम उसको ट्रेस नहीं कर सकते, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसको मेज़र नहीं कर सकते कि वो उसका कितना खर्चा उसके अंदर हुआ है। दूसरा, इनडायरेक्ट लेबर विच इज़ नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन बट असिस्ट इन प्रोडक्शन प्रोसेस। जो कि डायरेक्टली प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होती डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर, लेकिन वो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर असिस्ट करती है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल अदर एक्सपेंसेस एक्सेप्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन प्रोडक्शन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस को छोड़ के जो भी कोई एक्सपेंस होते हैं वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहे जाते हैं जो प्रोडक्शन के अंदर होते हैं। और इन तीनों को मिला के बोलते हैं ओवरहेड्स। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट मटेरियल, तीनों को कंबाइंडली ओवरहेड्स बुलाते हैं। अब ओवरहेड्स भी तीन तरीके का होता है। एक तो फैक्ट्री का, जो कि फैक्ट्री के अंदर जो हमारे खर्चे होते हैं उसको फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलते हैं। और जो फैक्ट्री से बाहर ओवरहेड इनकर्ड होते हैं उनको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। और तीसरे टाइप का है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर हमारे जितने तीनों ओवरहेड्स हैं, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, वो डायरेक्ट फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, फैक्ट्री से या प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, उसको फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, जो कोई प्रोडक्शन के लिए जो मशीनरी है उसका अगर हम रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं फैक्ट्री का, जो कि प्रोडक्शन के लिए यूज़ हो रही है, वो हमारी फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के अंदर जो ओवरहेड्स हैं तीनों, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, रिलेटेड टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़, जो कि बिजनेस को मैनेज करने के लिए, मैनेजमेंट के लिए जो एक्सपेंस हो रहे हैं, जो ओवरहेड्स इनका होते हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जो कंपनी का ऑफिस है, ऑफिस का रेंट जो हम पे कर रहे हैं, ठीक है, या कोई भी एसेट्स हैं उनके ऊपर हमारा डेप्रिसिएशन लग रहा है, ठीक है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स के अंदर आता है। ऑफिस की कोई एसी सर्विस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है ऑफिस का, या कोई स्टेशनरी और प्रिंटिंग का जो एक्सपेंस है जो ऑफिस के लिए हो रहा है, उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स बोलते हैं।
सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स रिलेटेड टू सेल्स और एडवर्टाइजिंग, जो कि डायरेक्टली सेल्स रिलेटेड हमारे ओवरहेड्स होते हैं, जो कंपनी से फैक्ट्री से बाहर निकालने के बाद, अपना प्रोडक्ट बाहर निकालने के बाद बाज़ार में जाने तक, कंज्यूमर के पास जाने तक जितना हमारा खर्चा होता है वो सारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अंदर कवर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिस्ट्रीब्यूशन फेयर है, ठीक है, सैम्पलिंग एक्सपेंस है, मतलब कोई अगर हम फ्री सैम्पलिंग कर रहे हैं प्रोडक्ट की अपनी, उसके लिए जो भी खर्चा होता है वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अंदर आता है। या कोई एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, वो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अंदर इन्वॉल्व है। अब कॉस्ट शीट के कुछ कॉस्ट हेड्स होते हैं, 4 टाइप के कॉस्ट हेड्स हैं, जैसे प्राइम कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, और फोर्थ है कॉस्ट ऑफ सेल्स। प्राइम कॉस्ट मैंने आपको बता ही दिया कि तीनों तरीके के जो डायरेक्ट आइटम होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इन तीनों का समीशन प्राइम कॉस्ट कहलाता है। डायरेक्ट मटेरियल के अंदर हम क्या करते हैं, जो कंज्यूम हुआ है मटेरियल सिर्फ उसको कंसीडर करते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के अंदर, जो मटेरियल हमारा कंज्यूम्ड हुआ है, ठीक है, उसको हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे। ओपनिंग स्टॉक हमारा मटेरियल का अगर है तो अवेलेबल, उसके अंदर कोई एडिशनल परचेज है, कोई एडिशन हुआ है, कोई परचेजर नहीं है, वो हम उसके अंदर ऐड कर देंगे। और जो क्लोजिंग स्टॉक है, जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल है, उसको हम वहाँ से लेस कर देंगे, क्योंकि तो वो तो यूज़ हुआ ही नहीं, ठीक है, वो तो यूज़ हुआ ही नहीं, उसको लेस कर देंगे, तब हमारे पास आता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, उसको हम प्राइम कॉस्ट में इंक्लूड कर लेंगे। सेकंड पॉइंट है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। इट इज़ टोटल ऑफ पेमेंट मेड टू द एम्प्लॉयज़ हु आर एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन। जो वर्कर हैं, जो कि प्रोडक्शन के टाइम पे प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी वेजेस हैं, सैलरी है, अलाउंस उनको दे रहे हैं या कोई इंसेंटिव उनको दे रहे हैं, ओवर टाइम के लिए जो पेमेंट हम कर रहे हैं, प्रोविडेंट फंड के लिए कंट्रीब्यूशन हम दे रहे हैं, या कोई और वेलफेयर फंड है उसके अंदर अगर हम कोई कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो वो भी डायरेक्ट लेबर के अंदर इंक्लूड होगा। अदर बेनिफिट्स हैं, परक्यूजिट वगैरह या कोई मोटर गाड़ी वगैरह कुछ हम अगर एम्प्लॉयज़ को दे देते हैं तो उसके अंदर इंक्लूड होगा। करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस की। एक्सपेंसेस इनकर टू मैन्युफैक्चर ए प्रोडक्ट विच कैन बी डायरेक्टली ट्रेस्ड इन एन इकोनॉमिकली फिजिबल मैनर्स। और जिस एक्सपेंस को हम डायरेक्टली ट्रेस कर सकते हैं फिनिश प्रोडक्ट के अंदर, वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। जैसे रॉयल्टी पेड है, जैसे रॉयल्टी हमने पे करी है, हायर चार्जेस ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट, हमने कोई स्पेशल इक्विपमेंट हायर किया है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसके हायर चार्जेस जो हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। कॉस्ट ऑफ सर्विस ऑफ स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर, कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर हमने यूज़ किया है, उसकी कॉस्ट है सर्विस की, वो भी हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूड होंगे। सेकंड हेड है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इट इज़ द टोटल ऑफ प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट एंड ओवरहेड्स। इन सब का समीशन होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइम कॉस्ट का, फैक्ट्री कॉस्ट और ओवरहेड्स का। प्राइम कॉस्ट हमने पढ़ ली है, जो कि डायरेक्ट आइटम जिसके अंदर इंक्लूड थे, ठीक है। प्राइम कॉस्ट के बाद उसी की कंटिन्यूएशन में हम फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर ऐड कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। उसके अंदर हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP ऐड कर देते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस कर देते हैं। ये क्यों करते हैं कि जो हमारे पास पिछले साल का WIP का स्टॉक बचा हुआ है, अब उसको हम आगे फर्दर प्रोसेस करने वाले हैं, ठीक है, उसको इसीलिए उसके अंदर ऐड कर देते हैं। और जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP है, वो इस साल के अंदर हम इस कॉन्ट्रैक्ट के पर्टिकुलर के अंदर हम उसको प्रोसेस नहीं करने वाले हैं, इसलिए उसको लेस कर देते हैं, उसको अगले कॉन्ट्रैक्ट के लिए बचा के रखते हैं। उससे हमारे पास फिर आती है फैक्ट्री कॉस्ट। उसके अंदर हम ऐड करते हैं क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। अब देखिए, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट तैयार करते हैं, उसकी क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। प्रोडक्ट बनने से पहले कुछ क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए उनको कॉस्ट इनकर होती है, कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए उन्होंने कुछ कंपनी ने कुछ इंस्पेक्टर रखे हुए हैं जो इंस्पेक्शन करते हैं गुड्स की क्वालिटी को लेकर, प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर, वो सारी कॉस्ट वो हम इसके अंदर ऐड करते हैं। और फिर ऐड करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट के अंदर हम 2 बातें आती हैं कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है, R&D कॉस्ट है, वो किस टाइम किस पर्पज़ के लिए हमने उस पर एक्सपेंस किया है। अगर तो वो हमने
प्रोडक्ट की प्रोसेस के लिए, प्रोसेस को बेहतर बनाने के लिए, उसकी क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हमने R&D कॉस्ट इनकर हुई है हमारी, तो वो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ऐड होती है। और अगर वो किसी मार्केट रिसर्च के ऊपर हमने कॉस्ट इनकर की है, सेल्स प्रमोशन के लिए उस पर्पज़ से हमने R&D कॉस्ट हमारी इनकर हुई है, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर आ जाती है। फिर उसके बाद हम क्रेडिट फॉर रिकवरीज लेस कर देते हैं उसकी। जैसे हमारा कोई रॉ मटेरियल है, हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो हमारे पास कुछ स्क्रैप, कुछ वेस्टेज बच जाता है, ठीक है। स्क्रैप वैल्यू की सेल हो जाती है, अगर हमारी हम सेल कर देते हैं, या कोई बाई प्रोडक्ट निकल के आता है उसकी सेल हो जाती है, उससे जो हमें इनकम होती है वो हम यहाँ पे लेस कर देते हैं हमारी नेट कॉस्ट पता लगाने के लिए। उसके बाद हम ऐड करते हैं पैकिंग कॉस्ट। पैकिंग कॉस्ट के अंदर हम यहाँ पे सिर्फ प्राइमरी पैकिंग लेंगे, उसके अलावा कोई भी और पैकिंग हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे। जो कॉस्ट प्राइमरी पैकिंग के टाइम पे हमारी इनकर हुई है, सिर्फ वही इसके अंदर ऐड करेंगे। जैसे टूथपेस्ट के प्रोडक्शन के अंदर टूथपेस्ट की जो प्राइमरी पैकिंग है वो एक ट्यूब होती है, वो हमारी सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ऐड होगी। उसका जो बाहर का बॉक्स होता है, या फिर कोई और उसकी सिक्योरिटी के लिए उससे और बड़ा बॉक्स, या फिर उसकी डबल ट्रिपल सिक्योरिटी के लिए कोई पैकिंग होती है, वो यहाँ पर नहीं आएगी। उसके बाद ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड्स हैं, जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, सिर्फ वही यहाँ पर ऐड होंगे। इससे हमारा आ जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद उसी के कंटिन्यूशन में हमारे पास थर्ड हेड है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। इट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर गुड्स सोल्ड। जो हमारे गुड्स सेल होने वाले हैं उसकी कॉस्ट, उसकी बनाने की कॉस्ट, वो सारी इसके अंदर इंक्लूड होती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद कंटिन्यूशन में हमारे पास यहाँ पे सिर्फ दो ही इसके अंदर आइटम होंगे। एक कॉस्ट ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऐड होगा, और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स लेस होगा। अब देखिए, यहाँ तक का प्रोडक्ट हमारे पास बन चुका है, तो जो हमारे पास ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स हैं, जो हमारे पास पहले से तैयार है, हम पहले वही आगे प्रोसीड करेंगे ना, ठीक है। जितनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हमारे पास है, पहले हम उसको निपटाएंगे, उसके ख़त्म होने के बाद फिर हम आगे नया प्रोसीड करेंगे। तो इसी तरीके से जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है फिनिश्ड गुड्स का, पहले वो हम ऐड करेंगे, और उसके बाद नए वाले में जो बच जाता है वो हम क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स है, वो हम निकाल देंगे, लेस कर देंगे यहाँ से, ठीक है। ये हमारा आ जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उसके बाद फोर्थ हेड और लास्ट हेड है ये कॉस्ट ऑफ सेल्स। इट इज़ द टोटल कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट incurred to make the product available to the customer और कंज्यूमर्स और कस्टमर तक पहुंचाने तक का इसके अंदर जितना भी कॉस्ट आती है, जितना भी खर्चा होता है, वो सारा कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर इंक्लूड होता है। जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हमारा था यहाँ तक कि फैक्ट्री तक हमारी, मतलब जो हमारी रीच है वहाँ तक का ये कॉस्ट थी। उसके बाद हम यहाँ कॉस्ट प्रोडक्ट को आगे प्रोसीड करते हैं मार्केट में उतारने के लिए। वहाँ पर जितने भी ओवरहेड होते हैं वो सारे इसके अंदर आते हैं। देखिए, सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जनरल, नॉट फॉर प्रोडक्शन, जनरल है ये। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो जनरल होते हैं, अगर हमें मतलब स्पेसिफाई क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि ये जनरल है और ये प्रोडक्शन के लिए है, तो प्रोडक्शन वाला हमारा जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। और अगर जनरल है तो वो हमारा इधर आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर। सेकंड पॉइंट है सेलिंग ओवरहेड्स, जो कि इसके अंदर ऐड होते हैं। सेलिंग ओवरहेड्स जैसे मैं बता दिया था आपको, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के अंदर कि जो भी सेल्स प्रमोशन के लिए जितने भी हमारे खर्चे होते हैं, जितने भी ओवरहेड्स इनकर्ड होते हैं, वो सारे सेलिंग ओवरहेड्स के अंदर ऐड हो जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने कोई एजेंट हायर किया है सेल्स प्रमोशन के लिए, कोई प्रोमोटर्स हैं हमारे, उन सब की फ़ीस है, या कुछ भी हम एडवर्टाइजिंग वगैरह करते हैं, वो सारा सेलिंग ओवरहेड के अंदर इंक्लूड होता है। उसके बाद हम पैकिंग कॉस्ट ऐड करते हैं, जो कि सेकेंडरी है, मैंने आपको बताया था। जो प्राइमरी है उसको छोड़ के हम आगे कोई फर्दर पैकिंग करते हैं, ठीक है, उसके प्रमोशन के लिए, उसकी ब्रांड प्रमोशन के लिए, या उसकी सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए, या उसकी ड्यूरेबिलिटी को एक्सटेंड करने के लिए, जो भी हम पैकिंग कॉस्ट हमारी इनकर होती है, सेकेंडरी होती है, वो यहाँ पर ऐड होगी, एक्सेप्ट प्राइमरी पैकिंग। फिर उसके बाद हम ऐड करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब मार्केट के अंदर हमारा प्रोडक्ट जा चुका है, वहाँ से आगे हम जितना भी उसको डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हम रिटेलर वगैरह के पास या होलसेलर के पास, उस तरीके का जो भी खर्चे होते हैं वहाँ पे, ट्रांसपोर्ट का खर्चा है या कुछ और जो भी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आते हैं हमारे, वो सारे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के अंदर ऐड होंगे। और ये
चारों पॉइंट ऐड होने के बाद हमारे पास आ जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी कि जो टोटल हमारी सेल्स है उसकी कॉस्ट, टोटल जो नेट कॉस्ट है वो हमारे पास आ चुकी है। उसमें सिर्फ एक चीज़ और हम ऐड करते हैं जिससे कि हम उसको टोटल सेल बना सकते हैं, वो होता है प्रॉफिट। ठीक है, ये हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स थी। उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके अंदर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर हम प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं और उससे हमारी सेल आ जाती है। यहाँ पर फिर उसके से पहले हम क्या करेंगे, चारों हेड्स को यहाँ पे ऐड कर देते हैं एक पूरी कॉस्ट शीट बनाने के लिए। ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये फॉर्मेट है कॉस्ट शीट का। ठीक है, 4th पॉइंट तक हमारा फर्स्ट हेड कंप्लीट हो जाता है, प्राइमरी कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट है जो, सॉरी। 9th हेड तक 15 हेड में फिर हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और 21st पॉइंट के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इसके अंदर प्रॉफिट ऐड करते हैं और हमारी सेल्स आ जाती है। ठीक है, इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर हम चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे। ठीक है, इसकी PDF फाइल मैं आपको लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।